जोहार साथियों, मेरा नाम है हसन रजा और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से जो है झारखंड जीके और कंप्यूटर का क्लास जो है फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि झारखंड जीके का जो भी टॉपिक जेएसएससी सीजीएल में, चाहे झारखंड पुलिस में या उत्पाद सिपाही में पूछा जाता है, वो सारा जो है आपको इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें से हम लोग 3 से 4 क्लास कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इससे पहले हम लोग झारखंड के प्रमंडल के बारे में पढ़े, झारखंड के अनुमंडल के बारे में पढ़े, झारखंड के प्रखंड के बारे में पढ़े और उसके साथ साथ जो है झारखंड के 24 जिलों के बारे में पूरा डिटेल देख चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर झारखंड के जिलों से प्रश्न पूछा जाएगा तो उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में आपको मालूम होगा कि झारखंड प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन समय तक या आधुनिक समय तक जो है झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश हुआ करता था। यानी कि एक अलग क्षेत्र के लिए अलग राजा हुआ करता था, एक अलग राज्य क्षेत्र उसका चलता था, अलग क्षेत्र के लिए अलग राजा हुआ करता था। और झारखंड में जो राजा हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े राजा नहीं हुए, सब क्या हुए, मध्यम कोटि के राजा हम लोग कह सकते हैं, छोटे राजा हुए। जैसे कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है नागवंशी का शासन हुआ करता था, सिंहभूम के क्षेत्र में जो है आपका सिंह वंश का शासन हुआ करता था, पलामू के क्षेत्र में आपका रक्सेल और आपका चेरो वंश का शासन हुआ करता था। वहीं खड़गडिहा के क्षेत्र में जो आपका खड़गडिहा राजवंश चलता था, रामगढ़ राज्य भी चलता था रामगढ़ के क्षेत्र में। पंचेत में आपको पता है कि पंचेत वंश चलता था, ये भी आपको मालूम होगा। ढालभूम के क्षेत्र में ढाल वंश चलता था। ये सारे राजवंश के बारे में हम लोग डिटेल में आज देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप यहां से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको पूरा श्योरली बता सकता हूं कि झारखंड के राजवंश से जो है एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग नागवंश को पूरा डिटेल में देखेंगे, उसके साथ साथ सिंह वंश देख लेंगे, रक्सेल वंश देख लेंगे, रामगढ़ राज्य के बारे में डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले आप इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। और जो एकदम बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है उसको तो बिल्कुल शेयर कर दे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है झारखंड जीके आपको फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे मालूम है अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपका मैथ भी कंप्लीट होगा, आपका रीजनिंग भी कंप्लीट होगा, कंप्यूटर भी आपका कंप्लीट होगा, साइंस भी कंप्लीट होगा, जीके भी कंप्लीट होगा। बचेगा आपका कौन सा, एक तो आपका लैंग्वेज पेपर। अगर आप खोटा नागपुरी लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको तैयारी करना होगा, और अगर हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो वो पहले से तैयारी होता है उसका। उसके बाद आपका बच जाएगा झारखंड जीके। झारखंड जीके आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्यूटर भी साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग राजवंशों का शासन हुआ करता था। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश का शासन हुआ करता था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुंडा राज के बारे में। सबसे पहला या सबसे पुराना जो झारखंड में राजवंश है वो मुंडा राजवंश है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। मुंडा के स्थान पर ही आ जाता है आपका नागवंशी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नागवंशी, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में नागवंशी हुआ करता था। वहीं मुंडा राज का बात किया जाए तो मुंडा राज जो है सुतिया नागखंड, इसके क्षेत्र का क्या नाम था, सुतिया नागखंड जो है इसका क्षेत्र का नाम था। यहाँ पर जो है मुंडाओं का शासन हुआ करता था और यही मुंडा जो है बाद में नागवंशियों को अपना शासन हस्तांतरित कर दिया और नागवंशी जो है आज़ादी के समय तक नागवंशियों का छोटा नागपुर के क्षेत्र में शासन हुआ करता था। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ये सिंह वंश कहाँ हुआ करता था, सिंहभूम के क्षेत्र में। एक मिनट रुकिएगा। चलिए उसके बाद रक्सेल वंश, मैंने बताया कि पलामू के क्षेत्र में जो है रक्सेल वंश हुआ करता था। पलामू के क्षेत्र में कौन सा वंश हुआ करता था, रक्सेल वंश। आपको पता है कि पलामू कहाँ पर है, आपको पता है कि सिंहभूम का क्षेत्र कहाँ पर है, वहां पर सिंह वंश का क्षेत्र हुआ करता था। वहीं अगर बात किया जाए नागवंश छोटा नागपुर, जो कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र कहलाता था। मुंडा राज जो है सुतिया नागखंड, ये लगभग झारखंड में जो है इसका शासन हुआ करता था एक समय में। उसके बाद इसने जो है नागवंशियों को जो है अपना शासन हस्तांतरित कर दिया था। मानवंश का बात किया जाए तो ये मानभूम के क्षेत्र में था। मानभूम
ठीक है, जो कि अभी आपका अधिकतर एरिया जो बंगाल में पड़ता है और कुछ एरिया जो है धनबाद में पड़ता है। ढाल वंश जो है ढालभूम के क्षेत्र में हुआ करता था, आपको पता है। पूर्वी सिंहभूम का जो सबसे कोना वाला भाग है उसे ढालभूम कहते हैं, ठीक है। तो ये ढाल वंश ढालभूम के क्षेत्र में हुआ करता था। रामगढ़ राज्य रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ करता था। बागदेव सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद खड़गडिहा जो है गिरिडीह के क्षेत्र में हुआ करता था, खड़गडिहा राज्य। और चेरो वंश जो है आपका ये कहाँ हुआ करता था, पलामू के क्षेत्र में। इसके साथ साथ एक और आप याद रख सकते हैं, पंचेत, ये भी आपका धनबाद के क्षेत्र में हुआ करता था। ये सभी राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ये सभी राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुंडा राज्य से। पहला हमारा कौन सा था, मुंडा राज्य। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग मुंडा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा राज, देखिए मुंडा राज का बात किया जाए तो मुंडा जो है झारखंड में, ऐसा माना जाता है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है इसका अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आजमगढ़ से जो है मुंडा आए थे, यानी कि आजमगढ़ से जब मुंडा आए थे सबसे पहले ये कहाँ से निकले, आजमगढ़ से निकले। यानी कि आर्यों का जब आजमगढ़ पे प्रवेश होता है तो ये मुंडा जो है आजमगढ़ से वहाँ से निकल जाते हैं आजमगढ़, और आजमगढ़ में निकलने के बाद जो है सीधा रोहतास पहुँच जाते हैं। रोहतास, और आपको पता है ये रोहतास वर्तमान में कहाँ है, बिहार का क्षेत्र है, बिहार का वर्तमान में क्षेत्र है रोहतास। और रोहतास में जो है इसे अलग अलग जनजातियों के साथ विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह के सामना करने के फलस्वरूप ये मुंडा जो है रोहतास से कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं, झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मुंडा राज जो है सबसे पहले आजमगढ़ आया, आजमगढ़ के बाद रोहतास आया, और रोहतास के बाद जो है इसका प्रवेश कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है। तो ये किसके नेतृत्व में हो रहा था, रीसा मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था। इनका नेता कौन था, रीसा मुंडा जो है इनका नेता हुआ करता था, ये चीज आपको याद रखना है। इसी के नेतृत्व में जो है ये झारखंड में प्रवेश करते हैं। और झारखंड में प्रवेश करने के बाद जो है सबसे पहले ये क्या करते हैं, जी जी ठीक है, रीसा मुंडा के नेतृत्व में जो है ये क्या करते हैं, झारखंड में प्रवेश करते हैं। और झारखंड में प्रवेश करने के बाद जो है यहाँ पर मुंडा राज्य का स्थापना करते हैं, मुंडा राज्य का, ठीक है। मुंडा राज्य का स्थापना हो चुका है, आप देख सकते हैं लगभग 600 BC में जो है मुंडा राज्य का स्थापना होता है। और ये जो रीसा मुंडा है ये खुद राजा नहीं बनता, देखिए नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है रीसा मुंडा। यानी कि मुंडा जो है आजमगढ़ से रोहतास, रोहतास से झारखंड में प्रवेश करता है, इसका नेतृत्व तो रीसा मुंडा कर रहा है। लेकिन जब मुंडा राज्य का स्थापना किया गया रीसा मुंडा के द्वारा, उस समय जो है इसने एक राजा घोषित किया गया जिसका नाम दिया सुतिया पाहन, यानी सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को, सुतिया, ठीक है, सुतिया पाहन, रुकिए रुकिए 1 मिनट, स्पेलिंग गलती हो रहा है, सुतिया पाहन, सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को जो है ये रीसा मुंडा राजा घोषित कर दिया। मुंडा राज का राजा घोषित किसे कर दिया, सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया। यही सुतिया पाहन जो है, यही सुतिया पाहन जो है अपने राजधानी को सुतिया नागखंड कर दिया। नागखंड या अपने क्षेत्र को इसने क्या कहा, सुतिया नागखंड के नाम से जाना, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सुतिया नागखंड के नाम से जाना मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया कि मुंडा जो है सबसे पहले झारखंड के मूल निवासी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि वो आजमगढ़ के मूल निवासी है। जब आर्यों का वहां पर प्रवेश होता है तो उसके डर से, उसके भय से ये कहाँ चले जाते हैं, सीधा ये आ जाते हैं रोहतास, रोहतास का बिहार क्षेत्र। अब वहां से कूच करते हुए जो है वो झारखंड में प्रवेश करते हैं। किसके नेतृत्व में ये सारा काम होता है, रीसा मुंडा के नेतृत्व में ये सारा काम होता है। अब वहां से फिर रीसा मुंडा के नेतृत्व में ये सारा काम होता है, झारखंड में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर जो है मुंडा राज्य का स्थापना कर दिया जाता है, जो कि झारखंड का सबसे पहला राज्य, ये सॉरी क्या था, राजवंश था। झारखंड का सबसे पहला राजवंश था, हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये रीसा मुंडा जो है खुद राजा नहीं बनता है। जब राजवंश घोषित किया गया तो राजा तो कोई ना कोई होगा, तो इसने राजा किसे बनाया, सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को जो है राजा घोषित कर दिया। और ये सुतिया पाहन ने जो है राजधानी अपना बनाया सुतिया नागखंड, ये चीज आप याद रखिएगा। सुतिया नागखंड जो है इसने राजधानी बनाया और इस क्षेत्र को भी सुतिया नागखंड कहा जाने लगा। और ये जो सुतिया नागखंड है इसने जो है अपने पूरे क्षेत्र को जो है 7, सुतिया नागखंड ने 7 गढ़ों में इसे विभक्त कर दिया था। ये जो सुतिया नागखंड का क्षेत्र है इसे 7 गढ़ों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था और 21 परगना क्षेत्र में बांटा गया था।
सुतिया नागखंड का क्षेत्र कितने गढ़ों में बांटा गया था? 7 गढ़ों में बांटा गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ 21 परगनों में इसे बांट दिया गया। किसके द्वारा? सुतिया पाहन के द्वारा, जो ये राजा था। राजधानी कहां बनाया? सुतिया नागखंड जो है इसने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए, इसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो 7 गढ़ है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो गढ़ है आपका सुरगुमगढ़। सबसे पहला गढ़ कौन सा है? सुरगुमगढ़ जो है सबसे पहला है। दूसरा इसने बांटा था हजारीबाग, ठीक है। तीसरा था लोहागढ़। ये लोहागढ़ कौन सा? जो अभी आपका लोहरदगा का क्षेत्र है उसे लोहागढ़ कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर लोहा भी आप देखते हैं बहुत अधिक पाया जाता है, बॉक्साइट वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। लोहा के साथ बॉक्साइट भी पाया जाता है, बॉक्साइट अधिक पाया जाता है। सिंहगढ़, सिंहभूम के क्षेत्र को इसने जो है सिंहगढ़ नाम दिया था, ठीक है। सुरगुमगढ़ कौन सा क्षेत्र था? सरगुजा का क्षेत्र जो है अभी आपका वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो आपका कौन सा था? सरगुमगढ़ या सुरगुमगढ़ का क्षेत्र था। ये 4 हो गया। 3 और आप यहां से देख लीजिए। पालुनगढ़, ठीक है, ये पलुनगढ़ नहीं होगा, पालुनगढ़। पालुनगढ़ पलामू का क्षेत्र, मानगढ़ मानभूम का क्षेत्र, और एक आपका कैसलगढ़। सॉरी, इसने जो है टोटल 7 गढ़ों में इसे विभक्त किया था। कितने गढ़ों में? 7 गढ़ों में। हमने देख चुका है। सबसे पहला था सुरगुमगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा लोहागढ़, चौथा सिंहगढ़, पांचवा पालुनगढ़, मानगढ़ और केसलगढ़। उसके बाद मैंने बताया कि इसने अपने क्षेत्र को 7 गढ़ों और 21 परगना क्षेत्र में विभक्त कर दिया था। तो ये 21 परगना क्षेत्र कौन कौन सा है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला था ओमदंडा, ठीक है, दोईसा, सुरगुज्जा, बैलसिंह, सोनपुर, कोरिया, तमाड़, कोढ़ाट, चंगमंगलकर, बेलखादर, लोहाडी, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए तो इधर से आप देख सकते हैं जसपुर, गिरमा, बिरुआ, खरसिंह, खुखरा, रांची का क्षेत्र आपको पता है, बाद में राजधानी भी होता है कुछ समय के लिए इसका नागवंशियों का। गंगपुर, उदयपुर, बोनाई, लचरा, बिरना। ये जो 7 गढ़ है इसे 21 परगनों में विभक्त किया गया था। तो क्या 21 परगनों को याद करना है? जी नहीं, 21 परगना से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि मुंडाओं ने जो है अपने क्षेत्र को कितने परगनों में विभक्त किया था? 21 परगना में। कितने गढ़ों में विभक्त किया था? 7। लेकिन वो जो 7 गढ़ है उसका सारा आप नाम याद रख लीजिएगा। अब जो है क्या होता है, मैंने बताया कि सुतिया पाहन नामक व्यक्ति जो है राजा बन जाता है मुंडाओं का। मुंडा का जो अब अंतिम राजा होता है, देखिए उसके बीच में जितने भी राजा हुए उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो है किताबों में भी इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं अंतिम राजा। मुंडाओं का जो अंतिम राजा होता है वो होता है मदरा मुंडा। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन हुआ? मदरा मुंडा जो है मुंडाओं का अंतिम राजा हुआ। और ये जो मदरा मुंडा है इसने अपने बेटा को या अपने किसी खानदान वाले को जो है राजा नहीं बनाया, बल्कि इसने एक अलग व्यक्ति जिसका नाम था फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय, उसको जो है नागवंश क्या कर दिया? राजा बना दिया, इस क्षेत्र का राजा बना दिया। इसके पिताजी का नाम का बात किया जाए तो ये था पुंडरीक नाग, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक मिनट, चलिए। पुंडरीक नाग जो है इसका क्या था? पिताजी का नाम था पुंडरीक नाग, ठीक है, पुंडरीक नाग। और इसके माता जी का नाम था पार्वती, पार्वती जो कि वाराणसी की रहने वाली थी। पार्वती जो इनके माता का नाम था वाराणसी की रहने वाली थी। तो इसने जो है मदरा मुंडा ने पुंडरीक नाग के बेटे फनी मुकुट राय को जो है वहां का राजा घोषित कर दिया। एक्चुअल में बहुत छोटे थे उसी समय जो है क्या किया गया था? नागवंशियों को जो है राज्य क्षेत्र या मुंडाओं का जो राजा हुआ करता था उसने क्या किया था? नागवंशियों को अपना क्षेत्र दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फनी मुकुट के बारे में, पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जो है नागवंशियों का प्रथम राजा था। फनी मुकुट राय जो है नागवंशियों का प्रथम राजा था। इसी के बारे में जो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बताया कि मदरा मुंडा जो मुंडाओं का अंतिम राजा था उसने राजा घोषित करने का बात कह दिया किसे? पुंडरीक नाग के बेटे को, जिसका नाम था फनी मुकुट राय। इसके पिता का नाम क्या था? पुंडरीक नाग जो है इसका पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? पार्वती जो है इसके माता का नाम था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है।
और इसी के नाम पर आप देख सकते हैं पुंडरीक नाग, इसी के नाम पर जो है नागवंशी राज्य का स्थापना हो जाता है। नागवंशी राज्य का स्थापना का बात किया जाए तो 64 ईस्वी में जो है इसका स्थापना होता है। और बहुत जगहों पर यह भी लिखा हुआ है कि 64 ईस्वी में ही फनी मुकुट का जन्म होता है। ठीक है, 64 ईस्वी में क्या होता है, फनी मुकुट का जन्म होता है। ठीक है, उसी समय जो है नागवंशी राज्य का स्थापना कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर इसके बात किया जाए कि यानी कि इसने राज्याभिषेक कब करवाया था अपना, तो 84 ईस्वी में जो है इसने राज्याभिषेक करवाया था। किसने, फनी मुकुट राय ने। नागवंशी राज्य का स्थापना 64 ईस्वी में, जब मदरा मुंडा अंतिम राजा था उसने जो है नागवंशियों को अपना क्या दे दिया, राज्य दे दिया। उसके बाद नागवंशी राज्य का स्थापना हो गया 64 ईस्वी में। और पहला जो राजा बनता है फनी मुकुट राय, जो कि पुंडरीक नाग का बेटा था। ठीक है, इसके बाद राज्याभिषेक, इसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया, यानी कि खुद को राज्याभिषेक, तो आपको पता होगा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं शपथ ग्रहण। आज के समय जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है, जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह। उसे ही पहले राज्याभिषेक के नाम से जाना जाता था, उस समय उसको राजा घोषित किया जाता था। तो फनी मुकुट राय को राजा घोषित कब किया गया, 84 ईस्वी में जो है इसे राजा घोषित किया गया। और इसने अपनी राजधानी जो है सुतियाम्बे को बनाया। राजधानी कहां पर बनाया, सुतियाम्बे को बनाया। ये चीज आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो है ये भी याद रखिएगा, फनी मुकुट को जो है आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंशियों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, फनी मुकुट राय को जो है आदि पुरुष कहा जाता है नागवंशियों का। इसने अपना विवाह कहाँ किया था, पंचेत के राजकुमारी से अपना विवाह किया था। पंचेत के राजकुमारी से जो है इसने अपना विवाह किया था। और इसके विवाह के फल स्वरूप क्या हुआ, नागवंशी और भी मजबूत हो चुके थे। और इसने मतलब कि नागवंशी फनी मुकुट राय और पंचेत के राजा ने मिलकर क्यूझर पर हमला कर दिया। और क्यूझर का भी कुछ क्षेत्र जो है नागवंशियों के अधीन लाया गया। आप देख सकते हैं, जब मान लीजिए नागवंशी का दामाद कौन हो गया, फनी मुकुट राय, पंचेतों का, तो पंचेत का दामाद हो गया फनी मुकुट राय, तो जाहिर सी बात है उसका सपोर्ट करना है। तो फनी मुकुट राय ने जो है पंचेतों से सहयोग लेकर क्यूझर पर हमला कर दिया। क्यूझर पता है कि आपको वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र, वहां पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जो है उसके कुछ क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया था नागवंशी। ठीक है, आप देख सकते हैं विवाह करने का कितना बढ़िया प्रॉफिट है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी विवाह कीजिए ताकत घर विवाह कीजिए। जिसके घर में बहुत ज्यादा ताकत है वहां पे विवाह कीजिए, तब देखिए आपका ताकत बढ़ता है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि नागवंशी राज्य की स्थापना 64 ईस्वी में, ठीक है, 84 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता है। और राजधानी कहाँ बनाता है, सुतियाम्बे बनाता है। आदि पुरुष कहा जाता है फनी मुकुट राय, मुंडाओं का, देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, मुंडाओं का जो है आदि पुरुष माने जाते हैं। और इसने जो है सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये चीज आप याद रखिएगा। किसने, फनी मुकुट राय ने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फनी मुकुट राय के बाद जो अगला राजा बनता है मुकुट राय, फिर आता है मदन राय, फिर आता है प्रताप राय। तो मुकुट राय, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है और इसके बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब सीधा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, प्रताप राय के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को जो है इतना तक समझ में आ गया होगा। देखिए झारखंड का हिस्ट्री पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल इसीलिए है क्योंकि झारखंड के हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जानकारी ही नहीं मिल पाती है। यानी कि आज तो हमें पढ़ने लिखने का आदत है नहीं, उस समय भी हमें पढ़ने लिखने का आदत नहीं होता था। जिस तरह से भारत के इतिहास के बारे में लिखित स्रोत मिल जाता है, उसी प्रकार से झारखंड में भी मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड में लिखित स्रोत बहुत कम मिलता है। ये जो अभी हम लोग नागवंशी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, दुर्जन साल शाह नागवंशी का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, उसने जो है अंग्रेजों को क्या दिया था, अपना वंशावली सौंपा था, उसी में इसकी जानकारी मिलती है। नहीं तो और किसी तरह की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। इसीलिए बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में थोड़ा बहुत आपको अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेटा हम लोग को नहीं मिल पाता है। चलिए ठीक है, तो फनी मुकुट राय के बाद मैंने बताया कि मुकुट राय और मदन राय, ये दोनों के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके बाद सीधा आते हैं हम लोग प्रताप राय के बारे में। ठीक है, प्रताप राय, भीमकर्ण आ गया। चलिए प्रताप राय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला राजा क्या आ जाएगा, प्रताप राय। प्रताप राय जो है नागवंशियों का अगला राजा बनता है। ठीक है, इसने सबसे पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। इसने क्या किया, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, लेकिन इसने जो है राजधानी अपना हस्तांतरित किया था। यानी कि जो सुतियाम्बे राजधानी था उसे कहाँ ले गया, खुखरा ले गया राजधानी। खुखरा जो है राजधानी ले गया, किसने, प्रताप राय ने, सॉरी चुटिया ले गया।
चुटिया जो है इसने अपना राजधानी ले गया। किसने? प्रताप राय ने जो है चुटिया अपना राजधानी ले गया। ये चीज़ आपको याद रखना है और इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने जो है पलामू किले का भी निर्माण करवाया था। पलामू के किले का भी निर्माण करवाया था, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो है इसने अपने क्षेत्र को जो है 66 परगनों में विभक्त किया था। जिस तरह से हमने देखा कि मुंडाओं ने जो है 21 परगना क्षेत्र में अपने क्षेत्र को विभक्त किया था, बांटा था, इसी प्रकार से प्रताप राय ने जो है 66 परगना क्षेत्र में इसे विभक्त किया था। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और राज व्यवस्था हो गया या टैक्स का जो स्ट्रक्चर हो गया, जो मुंडा जिस तरह से लेते थे थोड़ा बहुत, उसी तरह से जो है ये भी लेते थे। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो प्रताप राय के बारे में सबसे पहले राजधानी इसने हस्तांतरित किया और सुतियांबे से राजधानी कहाँ ले गया? छुटिया ले गया, पहला। दूसरा जो है इसने पलामू किले का निर्माण करवाया था और तीसरा जो है इसने अपने क्षेत्र को 66 परगना में विभक्त किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। गर्मी बहुत है, दिमाग एकदम खराब हो जाता है। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे भीमकर्ण के बारे में। अब बताइएगा, क्या सर प्रताप राय के बाद सीधा भीमकर्ण आ जाता है? जी नहीं, ठीक है। इसके बीच में जो राजा आते हैं उसके विषय में हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। लेकिन रीड नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि प्रताप राय के बाद जो है सीधा भीमकर्ण ही राजा बनता है, सीधा भीमकर्ण ही राजा बनता है। यानी कि इसका जो राज्य क्षेत्र चला था ये 11वीं सदी के आसपास चला, 11वीं सदी। और उसके अनुसार, रीड के अनुसार जो है फनी मुकुट का जो राजवंश का समय था वो 10वीं सदी के आसपास था, ठीक है। जिस कारण से प्रताप राय के बाद यही राजा बनता है। लेकिन जब नागवंशावली दिया गया था उस समय जो है भीमकर्ण के बारे में कहा गया कि ये बाद में राजा बना था, इसके बीच में भी बहुत सारे राजा हुए थे। अब यहाँ से जो है हम लोग को ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है, यानी कि 11वीं सदी से। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, इसने जो है भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया था, भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया था। और एक चीज आप याद रखिएगा कि इससे पहले हम लोग जितना भी नागवंशी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि राजा के नाम के अंत में राय लगा हुआ है, जैसे फनी मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। लेकिन ये पहला नागवंशियों का राजा था जिसने राय के स्थान पर जो है कर्ण अपना नाम लगा दिया था, और ये बड़ा प्रतापी राजा था। एक होता है ना खतरनाक टाइप का राजा, उस तरह का ये राजा था। कौन है? भीमकर्ण। और इसने अपना नाम जो है क्या कर लिया था? कर्ण कर लिया था राय के स्थान पर। ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये कर्ण इसको कहां से प्रेरित किया था कि ये कर्ण कहां से लगाया था? कलचुरी वंश से, कलचुरी वंश से प्रभावित होकर जो है इसने अपने नाम के अंत में कर्ण लगा दिया था। कलचुरी वंश उस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से जो है चुटिया से इसने राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर दी थी? खुखरा हस्तांतरित कर दी थी। भीमकर्ण के बारे में 3 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला, भीम सागर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? भीमकर्ण के द्वारा कराया गया है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, इसमें मैंने बताया कि इसने जो है सबसे पहला राजवंश था, राजा था नागवंशियों का, जिसने राय के स्थान पर कर्ण अपना नाम लगाया था। उसके साथ साथ जो है इसने डर से, बख्तियार खिलजी के डर से जो है इसने क्या किया था? अपना राजधानी चुटिया से, सबसे पहला आया सुतियांबे से चुटिया, और चुटिया से इसने जो है खुखरा हस्तांतरित कर दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला आता है हमारा शिवदास कर्ण। इसका समय का बात करें तो 1391 से लेकर 1401। अब आप बोलिएगा सर भीमकर्ण के बाद क्या सीधा यही राजा बनता है? जी नहीं, इसके बीच में भी 2-3 राजा हुए, लेकिन उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। जो किताबों में दिया हुआ, जो झारखंड सरकार के द्वारा किताब निकाला गया है, जिस किताबों में जो जिस राजा के बारे में जानकारी मिलती है उसी के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? शिवदास कर्ण जो है आपका हो जाएगा अगला, जिसका शासन का समय कब है? 1391 से लेकर 1401 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना? सबसे पहला तुगलक वंश का ये समकालीन था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राजा जो है किसके समकालीन में था, ठीक है। इसके बाद हापा मुनि मंदिर में जो है इसने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। ये हापा मुनि मंदिर आपको पता है ये कहाँ पर है? गुमला के क्षेत्र में, गुमला के क्षेत्र में हापा मुनि मंदिर। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गजघंट राय के द्वारा, गजघंट राय के द्वारा जो हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहां बोल रहा है कि विष्णु का मूर्ति किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? शिवदास कर्ण के द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
बहुत गर्मी है रे। चलिए अगला हमारा है प्रताप कर्ण। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रताप कर्ण के बारे में। प्रताप कर्ण का बात किया तो 1491 से लेकर 1469 तक जो है इसका समय है, यानी कि इस बीच में जो है ये राजा रह चुका है नागवंशियों का। इसमें हम लोग क्या पढ़ना होता है? ये समकालीन किसका था? बहलोल लोदी का ये जो है समकालीन था। और ये जो प्रताप कर्ण है, प्रताप कर्ण के समय जो है घटवाल लोग, जो घटवाल जनजाति के लोग हैं, बहुत अधिक इसको परेशान कर रहे थे, बहुत अधिक इसके साथ विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह के मतलब छोटा मोटा विद्रोह करते थे, बहुत इसको परेशान करते थे। कौन? घटवाल जनजाति के लोग प्रताप कर्ण को बहुत परेशान करते थे। उसके साथ साथ जो तमाड़ का राजा था ना, इसे बंदी बना दिया था। किसको? प्रताप कर्ण को। और उसी की राजधानी खुखरा में जो है इसको बंदी बना दिया था। इसके बाद क्या हुआ? बागदेव सिंह के सहायता से जो है, बागदेव सिंह आप देख सकते हैं, बागदेव सिंह के सहायता से जो है ये कैद से रिहा होता है, यानी कि इसको अपने राजधानी खुखरा में ही कैद कर दिया गया था। उस कैद से जो है बागदेव सिंह के सहायता से प्रताप कर्ण रिहा होता है। और रिहा होने के बाद सबसे पहले जो है इसने घटवालों का क्या किया था? दमन किया था। घटवाल, ठीक है, घटवालों का दमन किया था। मैंने बताया कि घटवाल जनजाति जो है प्रताप कर्ण को बहुत परेशान करते थे। उसके साथ साथ तमाड़ का राजा भी उसको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद इसने बागदेव सिंह से सहायता लिया और बागदेव सिंह ने इसका सहायता किया, उसे वहां से रिहा करवाया। रिहा करवाने के बाद प्रताप कर्ण सबसे पहले घटवालों का दमन किया और घटवालों को दमन करने के बाद जो है उसके बाद क्या किया? बागदेव सिंह को जो है क्या किया? कर्णपुरा का राजा बना दिया। बागदेव सिंह को क्या किया? कर्णपुरा का राजा बना दिया। और यही बागदेव सिंह जो है बाद में रामगढ़ राज्य का भी स्थापना करता है। जब हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे उस समय आप देखिएगा बागदेव सिंह के बारे में, जिसने रामगढ़ राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रताप कर्ण के बारे में कि बहलोल लोदी का ये समकालीन है, पहला। दूसरा बात क्या है? तमाड़ के राजा द्वारा जो इसे बंदी बना लिया गया था और घटवाल इसको परेशान भी बहुत करते थे। उसके बाद बंदी बनाने के बाद बागदेव सिंह ने इसका सहायता किया, वहां से उसको रिहा किया। रिहा होने के बाद सबसे पहले इसने घटवालों का क्या किया? दमन किया, तमाड़ के राजा को हराया। उसके बाद बागदेव सिंह को जो है कर्णपुरा का राजा घोषित कर दिया। प्रताप कर्ण के बारे में हम लोग को इतना चीज पढ़ना है। अगला हमारा जो नागवंशी राजा हो गया वो छत्र कर्ण हो गया। ठीक है, इसका समय का बात किया जाए तो 1469 से लेकर 1496 जो है इसका समय है। 1469 से लेकर 1496। सबसे पहले विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई गई। ठीक है, विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? छत्र कर्ण के द्वारा जो है स्थापित करवाया गया था। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया गया था। कहां पर करवाया गया था? कोराम्बे में करवाया गया था। कोराम्बे में जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, छत्रकर्ण और रक्सेलो के बीच में जो है कोराम्बे में एक भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, कोराम्बे में एक भीषण युद्ध हुआ था जिसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोराम्बे में जो है किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? नागवंशी और रक्सेलो के बीच में। नागवंशी उस समय छत्रकर्ण राजा हुआ करता था। उस समय जो है रक्सेलो और आपका छत्रकर्ण के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है छत्रकर्ण जीत जाता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध में जो है छत्रकर्ण की क्या होती है? जीत होती है। और कोराम्बे में जो युद्ध होता है इसी को कहा जाता है झारखंड का हल्दी घाटी। कोराम्बे में जो है इसने विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, इसने छत्रकर्ण ने। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसका समय का बात किया जाता है 1469 से लेकर 1496। जो अगला हमारा राजा होता है ये दुर्जन साल शाह। दुर्जन साल शाह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नागवंशी राजाओं में। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्जन साल शाह के बारे में। अगर इसके समय का बात किया जाए तो 1614 से लेकर 15 तक एक साल के लिए रहा, उसे फिर जो है बंदी बना लिया गया, यानी कि 12 साल तक उसे बंदी बनाया गया। 1627 में ये फिर राजा बनता है नागवंशियों का, जो कि 1640 तक चलता है। ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जहांगीर का समकालीन है। ठीक है, जहांगीर का समकालीन। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, जहांगीर का समकालीन का बात किया जाए तो ये कौन है? आपका दुर्जन साल शाह जो है जहांगीर का समकालीन है। ये सबसे पहले 1614 ईस्वी में जो है ये राजा बनता है।
और राजा बनने के फल सबसे पहला क्या करता है, ये जो है मुगलों को कर देने से अस्वीकार कर देता है। उसने तैयारी नहीं हुआ कि हम मुगलों को कर देंगे, जिस कारण से उस समय इब्राहिम खां जो है बिहार का सूबेदार हुआ करता था, यानी कि मुगलों का सूबेदार हुआ करता था लेकिन बिहार के क्षेत्र का। ठीक है, तो इब्राहिम खान ने जो है इसे बंदी बना लिया, आया इसको पकड़ा और सीधा इसको बंदी बना के कहाँ ले गया, ग्वालियर के कैद खाने में इसे बंद कर दिया गया। इसे दुर्जन साल शाह को कब बंद किया गया, 1615 में। ये 1614 में राजा बनता है, तुरंत इसने कहा दिया कि हम मुगलों को कर नहीं देंगे, और नहीं कर देने के कारण 1615 में इब्राहिम खां द्वारा जो है इसे ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर के किले में इसे बंदी बना लिया जाता है और 1615 से लेकर 1627 तक जो है ये ग्वालियर के किले में रहता है। फिर क्या होता है, एक दिन जहांगीर को जो है, जहांगीर के राज्य क्षेत्र में जो है हीरा पाया जाता है, एक हीरा पाया जाता है। तो उस हीरे को जो है वहाँ के जितने भी अधिकारी थे वो पहचान नहीं कर पा रहे थे, कोई कह रहा था असली है, कोई कह रहा था नकली है। तो पता चला कि दुर्जन साल शाह उस समय जो है ये हीरो का बहुत बड़ा जानकार भी हुआ करता था। तो पता चला कि दुर्जन साल शाह जो है ग्वालियर के कैद खाने में कैद है, जो कि हीरो का बहुत बड़ा जानने वाला है। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, उसे बुलाया जाए, दुर्जन साल शाह को बुलाया जाए। दुर्जन साल शाह वहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, मुगल दरबार में आता है, जहांगीर के पास। जहांगीर ने कहा कि देखो ये हमारे पास एक हीरा है, अगर तुम इसका पहचान कर देते हो तो हम जो है तुम्हें रिहा कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम इसका पहचान कर देंगे। तो बोला कि अगर पहचान करने के लिए जो है सबसे पहले 2 भेड़ा मंगवाइए, और दोनों भेड़ा के सिर पर जो है क्या कीजिए, एक में जो ये आपका असली हीरा है या फिर जो आपके हाथ में अभी हीरा है उसको रख दीजिए और उसके सिर में बांध दीजिए, और दूसरे भेड़ा के में जो है नकली हीरा को बांध दीजिए, और दोनों को क्या कीजिए, लड़वाइए, और जो हीरा टूट जाएगा आप समझ जाइएगा वो नकली है। आप देख सकते हैं, पता नहीं ये स्टोरी था, लेकिन दुर्जन साल शाह जब छूट के आया था तो इसने यही बात बताया था कि हमें जो है जहांगीर के दरबार में ऐसा ऐसा कहा गया। ठीक है, उसने जो है क्या किया, जहांगीर ने ऐसा ही किया, 2 भेड़ा मंगवाया। उसके बाद दोनों भेड़ा के सिर में जो है जो अभी एक हीरा पाया गया था उसको बांधा गया, और दूसरे में जो है नकली हीरा को बांधा गया, और दोनों को लड़वाया गया। लड़वाने के फलस्वरूप जो नकली हीरा था, यानी कि जो बाद में लाया गया था, वो टूट जाता है, और जो नया मिला था वो सही रहता है। तो उसने कहा ये जो हीरा है असली है। तो जहांगीर जो है इससे बहुत खुश हुआ कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और क्या है, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और हीरो का अच्छा जानकार भी है। तो इसने कहा ठीक है, हम जो है तुम्हें रिहा कर देते हैं, लेकिन तुम्हें 6000 रुपया जो है सालाना कर देना स्वीकार करना होगा। तो इसने कहा ठीक है, हम जो है सालाना कर देना स्वीकार करते हैं 6000 रुपया, और 6000 रुपया कर देने के बदले जो है इसे रिहा कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो है इसे शाह की उपाधि भी प्रदान की गई थी। जहांगीर के द्वारा जो है इसे शाह की उपाधि भी प्रदान की गई थी। जब वहां से वो रिहा होकर आता है तो सबसे पहले जो है इसने राजधानी कहाँ कर दिया था, खुखरा जो है इसने अपना राजधानी से दोईसा गढ़ कर दिया। सबसे पहला राजधानी कहाँ था, सुतियाम्बे, फिर आया चुटिया, चुटिया के बाद खुखरा, खुखरा के बाद दोईसा गढ़। दोईसा गढ़ जो है इसने अपना राजधानी बनाया, किसने, दुर्जन साल ने। दोईसा गढ़ में नवरत्न गढ़ किले का भी निर्माण करवाया, और ये जो नवरत्न गढ़ किला है ये मुगलों से प्रभावित है, मतलब कि मुगल लोग जिस तरह से किला का निर्माण करते थे उसी तरह से जो आप देख सकते हैं नवरत्न गढ़ किले का भी निर्माण हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया था, दुर्जन साल शाह के द्वारा कराया गया था। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि दुर्जन साल शाह को कितने कर देने के स्वीकार करने के फलस्वरूप जो है उसे रिहा किया गया था। 6000 इसने जो है सालाना कर देना स्वीकार किया था। कितना साल उसे बंदी बनाकर रखा गया था, 12 साल। कहां पर बंदी बनाकर रखा गया था, ग्वालियर के किले में। किसके द्वारा बंदी बनाया गया था, इब्राहिम खां, जो कि उस समय बिहार का सूबेदार हुआ करता था। दुर्जन साल किसका समकालीन था, जहांगीर का समकालीन था। यह भी चीज आप याद रखिएगा। तो ये 5-6 पॉइंट जो आपको याद रखना। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि इसे जो है शाह की उपाधि भी प्रदान की गई थी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए ठीक, ये 3-4 चीज जो है आपको याद रखना है, और एक राजधानी जरूर याद रखिएगा कि खुखरा से जो है इसने राजधानी दोईसागढ़ ले गया, और वहीं दोईसागढ़ में जो है नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो कि मुगल पद्धति पर आधारित था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नवरत्नगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, दुर्जन साल के द्वारा। और इसी ने जो है अंग्रेजों को क्या सौंपा था, नाग वंशावली। जो वंशावली होता है खानदानी, जिसमें लिखा रहता है कि उसका बेटा कौन, उसका बेटा कौन। तो ये वंशावली किसके द्वारा दिया गया था, दुर्जन साल के द्वारा दिया गया था अंग्रेजों को। और इसी से पता चलता है कि नागवंशियों में कौन कौन राजा बना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम लोग नागवंशियों का दुर्जन साल शाह तक देख लिए हैं, बाकी जो हम लोग आगे कल देखेंगे।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इतना डिटेल और कहीं भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल में बताया जाए, ताकि एग्जाम में किसी भी हाल में प्रश्न ना छूटे। 3 से 4 महीना में जो है जेएसएससी लेवल का झारखंड जीके आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो कि आपका जेएसएससी सीजीएल चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही में काम आएगा। तो अगर आप फ्री क्लास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर भी कर दीजिए। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू, जोहार, धन्यवाद।